नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अपनी 2 दिवसीय भारत यात्रा पर दिल्ली पहुंच गए हैं। उनका विमान पालम एयरपोर्ट पर उतरा, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद जाकर उनका स्वागत किया और दोनों नेताओं ने हाथ मिलाने के बाद गले लगकर अभिवादन किया। इसके बाद वे एक ही गाड़ी में साथ रवाना हुए। यह यात्रा इसीलिए खास है क्योंकि पुतिन पहली बार 2022 में यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद भारत आए हैं। वे 2023 के G20 शिखर सम्मेलन में भी नहीं आए थे। भारत और रूस के बीच लंबे समय से मजबूत रिश्ते रहे हैं और दोनों देशों के बीच हर साल वार्षिक शिखर सम्मेलन होता है। अब तक 22 ऐसे सम्मेलन हो चुके हैं। यूक्रेन युद्ध के बावजूद दोनों देशों के बीच वार्ता जारी रही। मोदी और पुतिन 2022 में 5 बार और 2023 में 2 बार फोन पर बात कर चुके हैं। जुलाई 2024 में पीएम मोदी भी मॉस्को गए थे। रक्षा, ऊर्जा और व्यापार भारत रूस संबंधों का मुख्य आधार है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2024 और 25 में दोनों देशों का द्विपक्षीय व्यापार 68.7 अरब डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार को आरोप लगाया कि केंद्र सरकार विदेशी मेहमानों को जानबूझकर विपक्षी नेताओं से दूर रख रही है। उन्होंने कहा कि वाजपेयी और मनमोहन सिंह की सरकारों के दौरान विदेशी डेलीगेशन हमेशा विपक्ष से मिलते थे, लेकिन अब यह परंपरा टूट गई है। राहुल गांधी के अनुसार प्रधानमंत्री और विदेश मंत्रालय विदेशी नेताओं को विपक्ष से न मिलने की सलाह देते हैं, जो सरकार की असुरक्षा को दिखाता है। राहुल गांधी ने यह बयान ऐसे समय दिया है जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन गुरुवार शाम दिल्ली पहुंचे हैं। पुतिन के आगमन पर पीएम मोदी उन्हें निजी डिनर पर होस्ट करेंगे और शुक्रवार को दोनों नेताओं की बैठक में रक्षा सहयोग, भारत रूस व्यापार को बाहरी दबाव से बचाने और छोटे मॉड्यूलर न्यूक्लियर रिएक्टर पर काम जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। असम सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए बांग्लादेश के प्रतिबंधित आतंकी संगठनों से जुड़े कट्टरपंथी और जिहादी साहित्य के पब्लिकेशन, सर्कुलेशन और डिजिटल ट्रांसमिशन पर तुरंत रोक लगा दी है। राज्य सरकार द्वारा जारी नोटिफिकेशन में खास तौर पर जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश, अंसारुल्लाह बांग्ला टीम और अंसार अल इस्लाम जैसे पैन संगठनों से जुड़े कंटेंट का जिक्र किया गया। यह प्रतिबंध असम पुलिस स्पेशल टास्क फोर्स और इंटेलिजेंस रिपोर्ट की जांच के बाद लगाया गया है, जिसमें पाया गया कि प्रिंट और डिजिटल दोनों फॉर्मेट में उग्रवादी सामग्री लगातार फैल रही है। गृह विभाग ने कहा कि ऐसा कंटेंट हिंसक जिहाद को बढ़ावा देता है, लोगों को कट्टर बनाता है और भर्ती के लिए गाइडेंस भी देता है, जिससे आंतरिक सुरक्षा को खतरा होता है। आदेश के तहत अब ऐसे किसी भी मटेरियल के प्रकाशन, प्रिंटिंग, बिक्री, स्टोरेज या ऑनलाइन शेयरिंग पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। दिल्ली में संसद भवन के अंदर बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा और संगठन महामंत्री PL संतोष की अहम बैठक हुई। करीब 1 घंटे चली इस बंद कमरे की बैठक ने बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर अटकलें फिर तेज कर दी हैं। सूत्रों के मुताबिक बैठक में बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव, यूपी के नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति और संभावित कैबिनेट फेरबदल पर चर्चा हुई। इससे पहले सोमवार को यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास पर बीजेपी RSS की बड़ी बैठक हुई थी, जिसमें यूपी के नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम पर लंबी चर्चा चली। उम्मीद है कि इस हफ्ते यूपी अध्यक्ष का नाम घोषित किया जाएगा। इसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा। बता दें कि JP नड्डा 2020 से पार्टी की कमान संभाल रहे हैं और 2023 में उन्हें विस्तार दिया गया था। पार्टी परंपरा के अनुसार अध्यक्ष का चुनाव औपचारिक होता है, लेकिन आमतौर पर सर्वसम्मति से एक ही नाम तय किया जाता है। माना जा रहा है कि चुनावी प्रक्रिया 14 जनवरी के बाद तेजी से पूरी की जाएगी। TMC ने मुर्शिदाबाद के भरतपुर से विधायक हुमायूं कबीर को पार्टी विरोधी और सांप्रदायिक राजनीति में शामिल होने के आरोप में निलंबित कर दिया है। उन्होंने हाल ही में 6 दिसंबर को बेलडांगा में अयोध्या की बाबरी मस्जिद की तर्ज पर नई मस्जिद का शिलान्यास करने का ऐलान किया था। निलंबन के तुरंत बाद हुमायूं कबीर ने पार्टी छोड़ने और 22 दिसंबर को अपनी नई राजनीतिक पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया। कोलकाता के मेयर फरहाद हाकिम ने कहा कि कबीर को पहले भी कई बार चेतावनी दी गई थी, लेकिन वह नहीं माने। निलंबन पर प्रतिक्रिया देते हुए हुमायूं कबीर ने ममता बनर्जी पर मुस्लिमों की अनदेखी करने का आरोप लगाया और कहा कि उनकी नई धर्मनिरपेक्ष पार्टी 135 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। कबीर का राजनीतिक सफर कई दलों के बीच बदलता रहा है। कांग्रेस से शुरुआत कर वह TMC, फिर BJP और दोबारा TMC में लौटे।
विशेषज्ञों का कहना है कि यह फैसला मुर्शिदाबाद में मुस्लिम वोटों पर असर डाल सकता है और 2026 चुनाव में नया त्रिकोणीय मुकाबला पैदा कर सकता है। वहीं पुलिस 6 दिसंबर के कार्यक्रम पर विशेष नजर रखे हुए है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को मुर्शिदाबाद के बरहमपुर में अपनी एंटी SIR रैली में सस्पेंड TMC विधायक हुमायूं कबीर पर बिना नाम लिए तीखा हमला बोला। उन्होंने कबीर को मीर जाफर गद्दार कहा और आरोप लगाया कि कुछ लोग बीजेपी से पैसे लेकर दंगे कराने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं SIR प्रक्रिया पर हमला करते हुए ममता ने कहा कि बंगाल में 40 लोग SIR के दौरान मारे गए और यह प्रक्रिया चुनाव से पहले सरकारी काम रोकने के लिए लागू की गई। उन्होंने आरोप लगाया कि SIR के नाम पर बांग्ला बोलने वाले लोगों और गर्भवती महिलाओं को बांग्लादेश भेजा जा रहा है और कहा कि राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में केस किया है। ममता ने लोगों को आश्वस्त किया कि बंगाल में कोई डिटेंशन कैंप नहीं होगा और जिन लोगों के दस्तावेजों में समस्या होगी सरकार उनकी मदद करेगी। इसके अलावा वक्फ कानून पर चल रहे विवाद पर भी उन्होंने कहा कि 82,000 वक्फ प्रॉपर्टी पहले से ही केंद्र के पोर्टल पर थीं और उनकी सरकार किसी भी धार्मिक जगह को छूने नहीं देगी। उन्होंने बीजेपी पर धर्म के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाया और कहा कि TMC हमेशा अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करेगी। 5 दिसंबर को सत्ता में 1 साल पूरा करने वाली देवेंद्र फडणवीस की महाराष्ट्र सरकार ने विकास और गुड गवर्नेंस के एजेंडा पर काम शुरू किया, लेकिन महायुति गठबंधन की अंदरूनी खींचतान ने उसके काम को काफी प्रभावित किया। गौरतलब है कि बीजेपी, शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी मिलकर सत्ता में आई थी, लेकिन नेताओं के बीच विवाद, भ्रष्टाचार के आरोप और एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी ने तालमेल बिगाड़ दिया। सरपंच संतोष देशमुख की हत्या, अजीत पवार के बेटे की पुणे लैंड डील और शिवसेना मंत्रियों पर लगे आरोपों ने सरकार को मुश्किल में डाला। मराठा आरक्षण आंदोलन ने भी सरकार की परीक्षा ली, जबकि किसानों की समस्याओं और बढ़ती आत्महत्याओं ने दबाव बढ़ाया। इसके बावजूद फडणवीस सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्री और सोशल वेलफेयर पर फोकस रखा। लाड़की बहन योजना जैसी स्कीमों के साथ सरकार ने 802 किलोमीटर शक्तिपीठ हाईवे, इंडस्ट्रियल पार्क और गढ़चिरौली को स्टील हब बनाने जैसे बड़े प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाए हैं। राज्य सरकार का कहना है कि चुनौतियों के बावजूद विकास उसकी प्राथमिकता बना हुआ है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हनी बाबू को जमानत दे दी। वह जुलाई 2020 से भीमा कोरेगांव केस में UAPA के तहत गिरफ्तारी के बाद 5 साल से अधिक समय से जेल में थे। NIA ने उन पर माओवादी सहयोग और प्रधानमंत्री मोदी पर हमले की साजिश के मामले में शामिल होने के आरोप लगाए थे। कोर्ट ने लंबी ट्रायल देरी को देखते हुए 1 लाख रुपए के बॉन्ड पर बाबू को जमानत दी। उनके वकीलों ने तर्क दिया था कि बाबू बिना ट्रायल के 5 साल से जेल में हैं, जबकि मामले के कई आरोपी पहले ही जमानत पा चुके हैं। भीमा कोरेगांव मामला 2018 में पुणे में दलित समाज पर हुए हमले से जुड़ा है। पुलिस का दावा है कि एल्गार परिषद कार्यक्रम को माओवादियों ने फंड किया था और इसी से हिंसा भड़की। बाद में 16 कार्यकर्ताओं, प्रोफेसरों और बुद्धिजीवियों को गिरफ्तार किया गया। कई आरोपियों के कंप्यूटर में फर्जी सबूत प्लांट होने के दावे भी सामने आए। 7 साल बाद भी ट्रायल शुरू न होने से इस केस पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को बड़ा निर्देश देते हुए कहा कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ड्यूटी में लगे बूथ लेवल ऑफिसर्स का कामकाज कम करने के लिए अतिरिक्त स्टाफ तैनात करने पर तुरंत विचार करना चाहिए। कोर्ट अभिनेता और राजनेता विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कजगम यानी TVK की याचिका सुन रहा था, जिसमें कहा गया था कि PLOs पर बहुत अधिक दबाव डाला जा रहा है और कई शिक्षक व आंगनवाड़ी कार्यकर्ता इस बोझ के कारण जान भी गंवा चुके हैं। याचिका में यह भी आरोप था कि अगर BLO समय पर SIR ड्यूटी पूरी नहीं करते तो चुनाव आयोग RP एक्ट के तहत FIR दर्ज कर रहा है। CJI और जस्टिस जॉय माल्या बागची की बेंच ने कहा कि अगर BLOs अपने नियमित काम के साथ अतिरिक्त चुनावी ड्यूटी के कारण तनाव में हैं, तो राज्य सरकारें उनका बोझ कम कर सकती हैं। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जहां जरूरी हो राज्य सरकारें PLOs की जगह दूसरे कर्मचारियों को नियुक्त कर सकती हैं। साथ ही सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया गया कि SIR प्रक्रिया चलने तक वे चुनाव आयोग को पर्याप्त स्टाफ उपलब्ध कराएं, ताकि PLOs पर दबाव न बढ़े। भारतीय रुपया गुरुवार को शुरुआती कारोबार में 28 पैसे टूटकर अब तक के सबसे निचले स्तर 90.43 पर पहुंच गया। इसी के साथ डॉलर पहली बार 90 रुपए के पार चला गया। PTI के अनुसार फॉरेक्स ट्रेडरों का कहना है कि RBI की मौद्रिक नीति समिति की बैठक से पहले केंद्रीय बैंक के सीमित हस्तक्षेप और आयातकों की बढ़ी डॉलर मांग की वजह से रुपए पर लगातार दबाव बना हुआ है।
इंटरबैंक बाजार में रुपया 90.36 पर खुला और कुछ ही देर में फिसलकर 90.43 के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। इस गिरावट को लेकर विपक्ष ने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है। वहीं कोटक महिंद्रा बैंक के पूर्व सीईओ उदय कोटक ने एक्स पर लिखा कि रुपए की कमजोरी का बड़ा कारण भारतीय शेयर बाजार में विदेशी निवेशकों की भारी बिकावली है। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.